अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन लॉन्ग क्वेश्चन में आती है और इसकी डेरिवेशन का जो रिजल्ट है वो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होता है। याद रखिएगा, जो जनरल गैस इक्वेशन है इसमें 3 लॉज ABC यानी कि एवोगैड्रोस लॉ, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, ये तीनों इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं और इन तीनों को मिलाकर जो गैस इक्वेशन डेवलप की जाती है उसे जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं। जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT है, यानी कि प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है मोल्स, आइडियल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर के। ये आइडियल गैस कांस्टेंट जो है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम इसकी डिफरेंट वैल्यूज को फाइंड करेंगे ऑन डिफरेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम यूनिट्स एट STP। एक बात याद रखिएगा कि जो जनरल गैस इक्वेशन है इसमें हम मैक्सिमम वेरिएबल्स को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं ताकि हम कैलकुलेट कर सके डिफरेंट कंडीशन पे आइडियल गैस का बिहेवियर। फॉर एग्जांपल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सारों को हम वेरिएबल तस्वुर करते हुए इनकी डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट कंडीशन पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें इनिशियल वैल्यूज पता हो और फाइनल वैल्यूज पता हो तो हम इन दोनों वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करके इक्वेशन यूज करके जनरल गैस इक्वेशन P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2 यूज करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी डेरिवेशन को स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले 3 लॉज को आपने इंट्रोड्यूस करवाना है और फिर डेरिवेशन करते हुए आपने फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। इसकी आइडियल गैस इक्वेशन की डिटेल्स के लिए हम चलते हैं अपने ग्लास बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम आइडियल गैस इक्वेशन को ड्राइव करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा था। हम जानते हैं कि वॉल्यूम पे टेम्परेचर का भी असर होता है, प्रेशर का भी असर होता है और मोल्स का भी असर होता है। व्हाट इफ हम इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक इक्वेशन निकालें जिसमें हम कोई भी अननोन फैक्टर निकाल सकें अगर हमें बाकी सारे वेरिएबल्स की वैल्यू का पता हो। आज हम ऐसी ही इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं फॉर आइडियल गैस, जिसमें हम एक कंबाइंड रिलेशनशिप स्टडी करेंगे किन चीज़ों के दरमियान, वॉल्यूम ऑफ गैस के दरमियान, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, प्रेशर का और मोल्स ऑफ आइडियल गैस का। यानी कि हम करने जा रहे हैं ये कि आइडियल गैस के मोल्स यानी कि N, वॉल्यूम V, टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर T और प्रेशर अप्लाइड P, इन सारे वेरिएबल्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन अ इक्वेशन विच इज कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन एक एक्चुअली ऐसी इक्वेशन है जिसमें हम सारे प्राइमरी लॉज यानी कि ABC, एवोगैड्रोस लॉ, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, इनको इनकॉर्पोरेट करते हैं, इनको जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले हम ये 3 लॉज को लिखते हैं, इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हम 3 लॉज को री इंट्रोड्यूस करवाते हैं। पहला लॉ है A, दूसरा है B, तीसरा है C। A स्टैंड फॉर एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ के मुताबिक किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है, से उसका वॉल्यूम है V, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा N नंबर ऑफ मोल्स के। इसको समझने के लिए आप यूं समझें कि ये है एक कंटेनर आपके पास और ये इसके ऊपर है पिस्टन। आप अगर इसमें 1 मोल गैस फिल करेंगे तो होगा यूं कि ये एक सर्टेन वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। आप खुद सोचें कि आप अगर इस पिस्टन और सिलेंडर की जो असेंबली है इसमें अगर आप 10 मोल गैस को फिल कर दें तो डेफिनेटली नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे। तो क्या अब भी वही इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? ये ऐसे ही है जिस तरह मैं एक बॉक्स के अंदर 10 फुटबॉल्स रख दूं तो एक बॉक्स बड़े साइज का एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, लेकिन अगर मैं 100 फुटबॉल्स को रखना चाहूं तो मैं उस बॉक्स में नहीं रख सकता। इट नीड्स मोर वॉल्यूम। सो मोल्स बढ़ाने का मतलब ये है नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ा देना। तो जब आप नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, इफ number of moles are increased, the volume of gas increase. In that case, they are directly proportional. The second one, अच्छा, अब एवोगैड्रोस लॉ के दौरान हम ये अब ध्यान में रखते हैं कि बाकी वेरिएबल जो
इसके अलावा है कौन कौन से, टेम्परेचर और प्रेशर, ये कांस्टेंट रहे हैं, इनको नहीं हमने छेड़ना। दूसरा लॉ है बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ के दौरान हमने करना ये होता है कि वॉल्यूम का रिलेशनशिप स्टडी करना होता है प्रेशर के साथ। तो इसका मतलब ये है कि हम टेम्परेचर और मोल्स को कांस्टेंट रखें। तो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड मोल्स आर कांस्टेंट इन दिस रिलेशनशिप। और ये रिलेशनशिप क्या कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या कर जाएगा, डिक्रीज। आप इस पिस्टन पे प्रेशर लगाएं तो ये पिस्टन अपनी प्लेस से नीचे आ जाएगा और वॉल्यूम आपका असल वैल्यू से कम हो जाएगा। तीसरा हमारे पास लॉ है, दैट इज चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ को इंट्रोड्यूस करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए चार्ल्स लॉ के अंदर कांस्टेंट कौन से हैं। हम उसमें प्रेशर और मोल्स को कांस्टेंट रखते हैं। उसकी वजह यह है कि हम टेम्परेचर और वॉल्यूम को एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं। द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओ वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्यों? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाएगी। वो क्या करेंगे, वो करेंगे यूं कि इस पिस्टन को बाहर की तरफ पुश करेंगे, जैसे पिस्टन अपनी जगह से ऊपर उठ जाएगा और होगा यूं कि वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज कर जाएगा। ये तीन लॉज हैं हमारे पास। एवोगैड्रोस लॉ, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस at constant temperature pressure is directly proportional to moles. Standard volume of ideal gas is directly proportional to number of moles. Volume of ideal gas is inversely proportional to pressure. Volume of ideal gas is directly proportional to temperature. ये तीन laws हैं। What if हम समझ लें कि ये इनमें से कोई वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर, प्रेशर और मोल्स तीनों वेरिएबल है, तो क्या होगा? मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, हम इन सारे फैक्टर्स को समझ लेते हैं वेरिएबल है, तो हम इसको क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड वॉल्यूम, इट स्टैंड फॉर वी, कॉमन आ गया। एन 1/p t, तो आ गया n 1/p t। अब आप कहेंगे सर इसमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ रहा है, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करें। तो हम ऐसा करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट विच इज r। ये r एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो जनरल गैस इक्वेशन में आया है। इस r को हम कहते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट। इसकी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं फॉर डिफरेंट यूनिट। ये जनरल गैस इक्वेशन का भी कांस्टेंट है, कहलाता है। ये R को हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इसकी वैल्यूज क्या मानी रखती हैं और किस यूनिट पे क्या वैल्यू आएगी। फॉर अ टाइमिंग आप समझ लें मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म किया तो इक्वालिटी का साइन आया, साथ एक कांस्टेंट आ गया। अब अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लूं तो ये इक्वेशन रीअरेंज इस तरह होगी कि प्रेशर इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास जो नई इक्वेशन बनेगी डेट विल बिकम P multiplied by V is equal to nRT. Now this is what we were looking for. हम इसको ड्राइव करने जा रहे थे और ये कहलाती है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT को कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट फॉर आइडियल गैस ऑफ एनी मास इक्वल होगा मोल्स, आइडियल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर के प्रोडक्ट के। यानी कि द प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट्स विल बिकम इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल्स एंड आइडियल गैस कांस्टेंट एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एनी गैस। अब आप कहेंगे कि अगर ये इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन क्या ये अगर तीनों लॉज से ड्राइव हुई है, क्या इससे तीन लॉज ड्राइव हो सकते हैं? हम इससे तीनों लॉज भी ड्राइव कर सकते हैं। हम क्या करते हैं,
इस इक्वेशन को यूज करते हैं और इसे 3 लॉज को ड्राइव करते हैं। तो लेट्स ड्राइव 3 लॉज ए बी सी, एवोगैड्रो, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। ये जो 3 प्राइमरी लॉज हैं इनको हम ऐसा करते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। मैंने अपनी आसानी के लिए आईजीई लिख लिया है, इसका मतलब है आइडियल गैस इक्वेशन। सबसे पहले तो हम लिखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब अगर तो मैं बॉयल्स लॉ इसमें से निकालना चाहता हूं तो बॉयल्स लॉ में जो टेम्परेचर होता है, मोल्स होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं, इस इक्वेशन को दोबारा लिखता हूं, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब ये टी और एन मोल्स ये है कांस्टेंट फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस विद अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ मोल्स, आर भी कांस्टेंट है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब हम डिफरेंट कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी कांस्टेंट आता है। मसलन आप यूं समझ लो एन आर टी की जगह में ये कांस्टेंट है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये 2 है, आर की वैल्यू है 1, अज्यूम कर रहा हूँ मैं, डिफरेंट होती है, टी की वैल्यू है 1 केल्विन। तो अगर मैं कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर भी कांस्टेंट आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट हैं तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू के। तो पीवी का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया? अगेन कांस्टेंट के इक्वल आ गया। यही तो हमारा बॉयल्स लॉ था कि प्रेशर एंड वॉल्यूम प्रोडक्ट इज एक्चुअली अ कांस्टेंट वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ, मैं चार्ल्स लॉ ड्राइव करने से पहले ऐसा करता हूं, मैं फिर ये इक्वेशन लिखता हूं, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब चार्ल्स लॉ के अंदर प्रेशर एंड मोल्स आर कांस्टेंट। सो आप कहेंगे सर बात यूं है कि ये प्रेशर की वैल्यू, मोल्स की वैल्यू और आर कांस्टेंट है, इनको इकट्ठा कर लें तो V इज इक्वल टू एन आर ओवर पी इंटू टी। अब उसके बाद क्या करें, ये हिस्सा कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगेन अगर ये लिखा हो एन आर ओवर पी, तो ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है। अगर मैं मुख्तलिफ कांस्टेंट्स को डिवाइड या मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर भी कांस्टेंट वैल्यू ही आता है। तो इट मींस दिस वैल्यू इज एक्चुअली कांस्टेंट। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई? मेरी इक्वेशन बन गई V इज इक्वल टू टी और इसकी जगह मैं लिख देता हूं K। तो आप कहेंगे सर आप इसको सीधा V ओवर टी इज इक्वल टू K लिख दें, विच इज एक्चुअली चार्ल्स लॉ। लास्ट वन इज एवोगैड्रोस लॉ। देखें भाई स्टूडेंट्स, देखें बात यूं है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है और वॉल्यूम और मोल्स का जो रिलेशन है वो तब आपने मेंशन करना है जब आप टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट समझ रहे हो। अब आप कहेंगे सर प्रेशर, टेम्परेचर और आर कांस्टेंट है, इनको एक तरफ कर लें। ये ले भाई V इज इक्वल टू एन आर टी ओवर पी। अब अगेन डिफरेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं तो ये क्या आंसर देंगे? ये आंसर देंगे कांस्टेंट। तो V इज इक्वल टू, मैं एन पहले लिख लेता हूँ और इन वैल्यूज को जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं इसकी जगह लिख देता हूँ K। ये आ गया आपके पास एवोगैड्रोस लॉ। अब ये 3 लॉ मैंने ड्राइव कर लिए। ये पहला लॉ था बॉयल्स लॉ, ये दूसरा लॉ था और ये तीसरा लॉ था जो मैंने अपनी आइडियल गैस इक्वेशन से ड्राइव किए। मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक और हिस्सा इसका पार्ट लिखता हूं कि अगर आपके पास इफ वी हैव 1 मोल ऑफ गैस तो इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी क्या बन जाएगी? आप कहेंगे n इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि पीछे बच गया पीवी इज इक्वल टू आर टी। ओके, तो R किसके इक्वल आया? R इक्वल आया PV ओवर T के, प्रेशर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर के। इसका मतलब ये है कि फॉर आइडियल गैस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट।
तो अगर ये PV ओवर T इज इक्वल टू R है, कांस्टेंट है, तो P1 V1 ओवर T1 भी R के इक्वल होगा, P2 V2 ओवर T2 भी R के इक्वल होगा। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो P1 V1 ओवर T1 is equal to P2 V2 over T2. Now this equation can help you to solve number of numericals if you consider your gas as ideal. आपके पास इनिशियल वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर की कंडीशंस हो तो आप फाइनल वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर में से कोई एक चीज़ निकाल सकते हैं। तो लिहाजा ये जनरल गैस इक्वेशन पहली बात है एप्लीकेबल है आइडियल गैस पे, और आप इसे आइडियल गैस इक्वेशन कहें या जनरल गैस इक्वेशन कहें, इसमें आप तीनों लॉज को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। इसमें आप तीनों लॉज को इनकॉर्पोरेट करके जो एक ऐसा कंबाइंड रिलेशन निकालते हैं जिसके अंदर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल्स इंक्लूडेड हो, वो आता है PV इज इक्वल टू NRT। अब PV इज इक्वल टू NRT से आप तीन गैस लॉज को भी ड्राइव कर सकते हैं, और इसके अलावा P1 V1 ओवर T1 का जो आंसर होता है वो कांस्टेंट होता है, लिहाजा आप इन दोनों को इक्वल भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आती है तो आपने हर लॉ को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस भी करवाना है, इसकी इक्वेशंस भी लिखनी है, और आपने इसको यहाँ तक सोल्व भी करना है। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये डेरिवेशन आपको समझ आई होगी। आपने देखा कि मैंने जब तीन लॉज को इंट्रोड्यूस करवाया तो मैंने ये भी बताया कि हर लॉ में दो वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल बॉयल्स लॉ की अगर मैं बात करूं तो बॉयल्स लॉ के अंदर प्रेशर एंड वॉल्यूम दो वेरिएबल्स हैं, इनका आपस में रिलेशन हम स्टडी कर रहे हैं। तो बाकी चीज़ों को हम कांस्टेंट समझते थे, यानी कि टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ गैस या मोल्स को। अगर मैं एक ऐसी इक्वेशन डेवलप करना चाहता हूं जिसमें तीनों लॉज, एवोगैड्रोस लॉ, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ इनकॉर्पोरेट हो जाएं, मिल जाएं, तो मेरे पास जनरल गैस इक्वेशन बनती थी। जनरल गैस इक्वेशन यानी कि PV इज इक्वल टू NRT, यानी कि प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट इक्वल होता है मोल्स, आइडियल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर की प्रोडक्ट के। यहाँ एक बात याद रखनी है आपने कि ये वाली इक्वेशन ड्राइव करने के बाद आपने ये भी प्रूव करना है कि P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। ये सिर्फ आइडियल गैस पे एप्लीकेबल है, ये रियल गैस पे इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप इसके ज़रिए प्रेशर की वैल्यू या वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो जो रियल गैस की एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं उससे इसकी वैल्यूज़ में थोड़ा फ़र्क आ जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो आइडियल गैस है उसका बिहेवियर रियल गैस के मुकाबले में डिफरेंट होता है या आइडियल होता है। फॉर एग्जांपल, इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक्स के अंदर से मैं वैन डर वाल इक्वेशन जो करेक्शन की गई थी जनरल गैस इक्वेशन के अंदर, वो आपको लेता जाऊं उस लेक्चर की तरफ, तो आप वहां जाके देखेंगे कि उसके अंदर प्रेशर एंड वॉल्यूम की करेक्शन होने के बाद जो नई इक्वेशन डेवलप हुई, यानी कि करेक्टेड इक्वेशन डेवलप हुई, वो रियल गैस के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि यहां हम प्रेशर एंड वॉल्यूम को फॉर आइडियल गैस ही कंसिडर कर रहे होते हैं। सो मेरा आपको मशवरा ये है कि जब आपको न्यूमेरिकल या स्टेटमेंट में आइडियल गैस गिवन हो तो आप जनरल गैस इक्वेशन यूज़ कीजिएगा, और अगर आपको वो प्रेशर, वॉल्यूम या कोई भी वेरिएबल फाइंड करने के लिए कहें और उस दौरान आपके पास रियल गैस गिवन हो तो आप हरगिज़ ये इक्वेशन यूज़ करने की कोताही ना कीजिएगा, क्योंकि इससे जो आंसर आएगा वो डिफरेंट आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप रियल गैस और आइडियल गैस कंडीशंस यूज़ करते हुए कौन सी इक्वेशन यूज़ होनी है या रियल और आइडियल गैस में कौन सी इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हैं, इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।